ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था, है ना। चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने ये बात करी थी कि 9th क्लास में भी सेम चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी देखे थे, फिर अलग अलग लोगों के जो मॉडल्स थे वो देखे थे, उनके ड्रॉबैक्स देखे थे। जिसमें हमने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से हमने शुरुआत की थी, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। देन प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की थी हमने, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। देन हमने बात की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, पहला मॉडल जो था दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था, जिसका नाम था प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल। सेकेंड मॉडल वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना, जिसका नाम, अच्छा नाम मैं इसका डिस्कसिंग है, इसका बोलते हैं प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लानिटरी मॉडल क्यों? देखिए, इन्होंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन्स चिपके रहते हैं, बट इन्होंने तो नहीं बोला था, इन्होंने तो बोला था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, राइट। तो इनका मॉडल का नाम था प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। जस्ट लाइक planets revolve around the sun, likewise electrons revolve around the nucleus। ठीक है, तो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। बट ये दोनों मॉडल फेल हो गए थे, और हमने 9th में ही रदरफोर्ड का, सॉरी, नील बोर का मॉडल पढ़ लिया था। नील बोर, जो कि अभी ये भी फेल हो जाएगा 11th में। और हम एक और मॉडल पढ़ेंगे, दैट विल बी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विच इज गिवन बाय एरविन क्रॉडिंजर। तो ये लोग थोड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, है ना, हमारे एटम की डिस्कवरी में कहीं ना कहीं इनका छोटा मोटा रोल है। ठीक है, तो हमको बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैंने ये भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आज अपन चालू करने वाले हैं कि हमें इन दोनों के बीच में जो हुआ था, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब लड़ाई वाला नहीं, इनके टाइम के बाद इनके टाइम तक आने तक, ये जो पीरियड ऑफ टाइम था ना, इस समय कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे विच लेड टू द मॉडल ऑफ नील बोर। उसके बाद नील बोर के बाद जो एरविन स्क्रॉडिंजर आए, उस बीच में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे। तो इन दो डेवलपमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है 11th में। ठीक है, तो शुरुआत हम यहां से डायरेक्टली ना करके ना, शॉर्ट में इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर सीधा अपन डेवलपमेंट्स में आएंगे कि डेवलपमेंट्स विच लेड टू बोर्स मॉडल। ठीक है, फिर बोर मॉडल फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बोर मॉडल। बोर मॉडल में अपन ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं कि बोर ने वो KLMN दिया था नाम, कि पहले वाले शेल का नाम K होगा, सेकेंड वाले का L, उसके बाद वाले का M, याद आ रहा है ना। और उन्होंने बोरबेरी की स्कीम भी दी थी कि हाउ यू कैन अरेंज दोज इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो पहले में 2 बैठाओगे, बचे हुए 8 दूसरे में जाएंगे। अगर 11 है तो पहले में 2 बैठाओगे, बचे हुए 8, 9 में से 8 सेकंड में जाएंगे, और अब एक जो बच गया वो थर्ड में जाएगा। ये उनकी पूरी स्कीम थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो वो सब अपन पढ़े थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे बोर के मॉडल को। उन्होंने ये सब भी चीज दी थी, हम जो हम 9th में नहीं पढ़े थे। उन्होंने ये भी बताया था कि हर एक एनर्जी शेल का एनर्जी कितना है। ये हम नहीं पढ़ते थे 9th में, हमने बस एनर्जी शेल्स के नाम पढ़े थे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल है के, ये दूसरा शेल है एल, ये एम है। पर बोर ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, किसके लिए? एनर्जी के लिए। हर एक शेल का एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला गिवन बाय बोर। ही ऑल्सो गिव द फॉर्मूला फॉर स्पीड, कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से उस ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। ही ऑल्सो गिव द फॉर्मूला फॉर रेडियस, कि हर एक ऑर्बिट का या शेल का क्या रेडियस है। रेडियस समझ गए ना, सेंटर से डिस्टेंस। तो ये सब फॉर्मूले बोर ने दिए थे, समझ रहे हैं क्या। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था। आप लोग मोमेंटम पढ़े हो, मोमेंटम क्या होता है? वो लीनियर मोमेंटम पढ़े हो आप लोग क्लास 9th में। लीनियर मोमेंटम वाज P इज इक्वल्स टू M इंटू V। ये लीनियर मोमेंटम है जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। व्हाट इफ अगर आप घूम रहे हो, अब तो आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हो, तो अभी भी तो आपकी बॉडी में मोमेंटम है ना। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? ये तो फॉर्मूला है,
इससे तो आप वैल्यू निकालोगे ना कि बॉडी का मोमेंटम इतना है, बट व्हाट डज एक्चुअली मोमेंटम मींस? मोमेंटम का मतलब होता है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, कि उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है ना, इट इज द मोशन कंटेंट इन द बॉडी, उसी को कहते हैं मोमेंटम। जैसे अपन क्रिकेट मैच अगर देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने लगती है, तो जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो बोलते हैं कि दिस टीम हैज गेन मोमेंटम। सुना कभी कभी सुनना कि लास्ट ओवर में 19-20 ओवर में 20-25 रन बना दिए उस टीम ने, तो उसको एक मोमेंटम मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ। और वो थोड़ी से डाउन हो जाते हैं ना जो बॉलिंग टीम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रन दे दिया आखिरी ओवर में, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। बट ये तो बहुत जोश में रहते हैं, तो वो मोमेंटम है, दे हैव गेन द मोमेंटम। तो अब वो एकदम कॉन्फिडेंस से उतरेंगे जब बॉलिंग करने उतरेंगे। तो मोमेंटम मतलब कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अब बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है, जो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एम एंड डी, कि उस बॉडी का मास कितना है और वो वेलोसिटी कितने से ट्रैवल करते हुए आ रही है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आ रही होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। और यहां पे अपन क्योंकि द रोटेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो उस टाइप के मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला अलग दिया था बोर ने। तो जो अपन 11th का बोर मॉडल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। अब यहां वापस से बोर बड़ी स्कीम नहीं पढ़ने वाले, वो पढ़ चुके हैं अपन। अब तो अपन नया कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल। ठीक है, तो चलो शुरुआत अपन वहीं से करते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कवरी में मैं आपको बताया था कि थोड़ा बहुत बस लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये सब पार्ट हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा लिख लेते हैं बस क्या क्या किसने किसने डिस्कवर किया था। तो हेड डाल लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मेन हेडिंग रहेगा, फर्स्ट हेडिंग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल लो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल लो, है ना, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक? बिकॉज ये एटम के अंदर है ना, ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, तो दे आर आल्सो नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। पहला लिखेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटा छोटा पैराग्राफ लिखेंगे बस सबके बारे में, देखो आइफन डाल के। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, it was discovered by J.J. Thomson during his experiment, during his experiment, during his experiment with discharge tube, with discharge tube, with discharge tube। वो हमने ग्लास ट्यूब बनाया था ना, ग्लास का ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब, फुल स्टॉप। during his experiment, during his experiment, during his experiment to study the, during his experiment to study the electrical conduction of gas, during his experiment to study the electrical conduction of gas at low pressure। ये सब बात किए थे ना अपन कि नॉर्मल प्रेशर में तो गैस कंडक्टिंग नहीं होती है, बट उन्होंने लो प्रेशर में स्टडी कर रहे थे कि क्या प्रेशर कम करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगी गैस या एयर। तो आंसर इज यस। ठीक है, तो क्या लिखे? ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ गैस एट लो प्रेशर, कॉमा, he found he found he found some rays were traveling from, he found some rays were traveling from cathode to anode, from cathode to anode, full stop। He named it as cathode rays, he named it as cathode rays, he named it as cathode rays, full stop। The property of cathode rays are, the properties of cathode rays are, the properties of cathode rays are, ABC करके पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना A,
they travel in straight lines, they travel in straight lines, they travel in straight lines. नेक्स्ट पॉइंट, वो एक मैंने बताया ना कि एक बीच में पैडल रखा था, व्हील रखा था उन्होंने, तो वो मील, हाँ जो वो व्हील थी वो मूव हो गई, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि उस रेज में पार्टिकल्स भी हैं। फिर तब एक्सपेरिमेंट करके पार्टिकल का नेचर निकाला गया ना कि नेगेटिवली चार्ज है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, material particles. Third point, cathode rays carry negative charge. Cathode ray carries negative charge. Named as electrons. Named as electrons. Named as electrons. Electron का definition लिखो नीचे लाइन में. Electron is a fundamental particle. Electron is a fundamental particle. Electron is a fundamental particle which carry 1 unit negative charge. 1 unit negative charge. Electron is a fundamental particle that carries, which carries 1 unit negative charge and has a mass equal to, and has a mass equal to, and has a mass equal to 1 by 1837, 1 by 1837th time the mass of hydrogen. ये इसका रिलेटिव मास है। अपन याद है मैंने आपको जब डिफरेंसेस बताए थे तो हम दो टाइप के मास लिखे थे, एक एब्सोल्यूट मास और एक रिलेटिव मास। चार्ज भी दो लिखवाए थे मैंने, मतलब अपन लिखे नहीं थे पर मैं बताया था यहाँ पे एब्सोल्यूट चार्ज और एक रिलेटिव चार्ज। तो अभी आपने जो यूनिट नेगेटिव लिखा है ये रिलेटिव चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज उसका क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो -1 +1 बोल रहे हैं, प्रोटॉन का +1 इलेक्ट्रॉन का -1, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है ना। ठीक है, ओके, तो दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं। नीचे लिखो एब्सोल्यूट चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड एब्सोल्यूट मास भी लिख लो, एब्सोल्यूट मास या एग्जैक्ट मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हाइफन डाल के लिखेंगे। गोल्डस्टीन परफॉर्म्ड द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन, GOLDSTEIN, गोल्डस्टीन performed the same discharge tube experiment. Goldstein performed the same discharge tube experiment with perforated cathode. याद है, with perforated cathode. Perforation मतलब perforated, बीच बीच में छेदे होंगे। Perforated, PERFORATED, perforated cathode, and he observed rays coming from anode, and named it as anode rays, full stop. Anode rays are also known as canal rays. एनोड रे का एक और नाम क्या था, कैनाल रेज। एनोड रे आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। और कैनाल रे क्यों नाम दिया गया था, क्योंकि वो परफोरेशन से निकल के ऐसे हिट कर रही थी। यहां पे हमारी जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट टाइप का एक मटेरियल था ना,
तो हमें पता चल रहा था कि कुछ आकर के हिट कर रहा है, तो मतलब उधर से आ रहा होगा तो वही एमिट कर रहा होगा एनोड, तो एनोड से निकलने वाली रे को एनोड रेस बोल रहे हैं, और वो परफोरेशन से पार हो रही है, यहाँ बीच बीच में गैप्स हैं, छेदे थे उस इलेक्ट्रोड में, तो उस होल से निकल के आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि गुफा से बाहर आ रही है, कैनाल, ठीक है। तो बिकॉज दे पास थ्रू द कैनाल्स, बिकॉज दे पास्ड थ्रू द कैनाल्स, दैट इज, कैनाल का मतलब क्या है, कोई गुफा थोड़ी ना है, वो तो कैथोड के होल्स हैं, दैट इज होल्स इन द कैथोड, होल्स इन द कैथोड, होल्स इन द कैथोड। जैसे अपन ने तीन प्रॉपर्टी लिखी ना कैथोड रेस की, ऐसे ही तीन प्रॉपर्टी एनोड रेस की भी हम लिख सकते हैं कि एनोड रे आल्सो ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर भी मटेरियल पार्टिकल है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो सीधा वो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज वाला लाइन लिखते हैं, लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन में, एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। बाकी दो लाइन सेम है ना, स्ट्रेट लाइन वाली, और एक और कौन सी प्रॉपर्टी बोला मैंने, एक स्ट्रेट लाइन वाली और एक पार्टिकल नेचर वाली। हाँ, क्या लिख रहे हैं, एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स which were named as proton, which were named as proton, which were named as proton. Full stop. Next line में प्रोटॉन का डेफिनेशन लिखते हैं, a proton is a fundamental particle which carries, a proton is a fundamental particle which carries one unit positive charge, fundamental particle which carries one unit positive charge। और देखो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के इतने टाइम्स था, बहुत कम, बहुत छोटा है, बट ये लगभग हाइड्रोजन के बराबर है ना, तो क्या लिखे, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू, एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू, एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाकी इसका एग्जैक्ट मास भी लिख लो, जैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास इतना था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, इनका लिख लेंगे एग्जैक्ट मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ग्राम में भी कर सकते हैं ना इनको, ये 31 की जगह 28 हो जाएगा और ये 27 की जगह 24 हो जाएगा, तो वो ग्राम हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ओके। क्योंकि आप 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों में, केजी को ग्राम में करने के लिए, 1 केजी मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो -31 प्लस 3 -28 हो जाएगा, -27 प्लस 3 -24 हो जाएगा, तो ग्राम वाला भी चलेगा, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज होगा सर, 31 आपने बोला बट बुक में तो 28 दिया है, पर ध्यान तो दो कि वो ग्राम में होगा या केजी में लिखा आप, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हाइफन डाल के लिखेंगे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, it was discovered by James Chadwick, full stop. He performed a scattering experiment, he performed a scattering experiment, scattering experiment in which he in which he in which he bombarded in which he bombarded 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 some light elements with fast moving alpha particles, some light elements with fast moving alpha particles, fast moving alpha particles, and found that and found that and found that
some new particles were emitted, some new particles were emitted, some new particles were emitted which carried no charge, which carried no charge, which carried no charge, but has a mass equal to that of proton, but has a mass equal to that of proton, but has a mass equal to that of proton. ठीक है, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा आपने वो क्या लिखे हैं, जैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल, मैंने कल बताया था अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के ही चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। मतलब हीलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन उसको निकाल दो तो वो बन जाएगा He2+, वही आपका क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस अल्फा पार्टिकल को जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास कितना है 4, इलेक्ट्रॉन निकाला ना आपने, प्रोटॉन तो अभी भी 2 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी भी 4 है, तो यही लिखोगे। ये जाकर के इसको लेट से एक छोटा एलिमेंट आप बोरॉन ले लो, बोरॉन, तो बोरॉन क्या होता है, बोरॉन इज बी, कितना होता है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 और मास डबल प्लस 1, 5 का डबल 10 प्लस 1 11। उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल को इस बोरॉन एटम में बॉम्बार्ड कराया, तो बॉम्बार्ड करने के बाद क्या हुआ, एक नया एटम बना, नाइट्रोजन बना, क्या बना, नाइट्रोजन बना। अब नाइट्रोजन का क्या होता है 7 और मास, अब डबल प्लस 1 मत करना, ये एक्सेप्शन में आता था हमारे, डबल, मास कितना 40। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, देखो हमने केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सीखा है, कैसे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, ध्यान दो उधर, पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हो ना, अब दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, इस टाइप के इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय काउंटिंग द एटॉमिक नंबर एंड मास। तो मास 11 और 4 कितना है 15 होना चाहिए, पर यहां तो 14 ही है, और 2 + 5 7, वो सही है। तो एक्चुअली में एक पार्टिकल और एमिट हुआ था जिसका मास था, चार्ज नहीं था, और वो पार्टिकल था आपका न्यूट्रॉन। तो ही ऑब्जर्व दिस, कौन ही, जेम्स चैडविक, when he bombarded smaller elements या lighter elements with alpha particles, he saw कुछ पार्टिकल और एमिट कर रहे हैं जिसका मास तो सॉरी जिसका चार्ज नहीं है, बट इट कैरी सम मास, एंड दैट पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन। समझ गए ना इसको बैलेंस करना, ठीक है, नोट इट डाउन। ऐसे ही आप बेरिलियम का लिख पाओगे क्या, बेरिलियम का कार्बन बनेगा, बता दिया ना मैंने दोनों चीज, यहां बेरिलियम लेना, यहां कार्बन बनेगा, लिखो ऐसी उनका भी, सीधा ऐसी टाइप का इक्वेशन लिख देना। समझ गए क्या बोल रहा हूं, छोटा एलिमेंट बेरिलियम लेंगे, उसमें भी अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराएंगे और बनाएंगे कार्बन, और क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन इज एमिटेड। लिख रहे हो, देखना कुछ ऐसा लिखा है ना आपने, चेक कर लेना। बेरिलियम का सिंबल Be होता है, एंड द एटॉमिक नंबर इज 4 एंड मास नंबर इज 9। जब कार्बन बनेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड मास नंबर इज 12। तो एक न्यूट्रॉन बनेगा जिसका मास है 1, चार्ज इज 0। ठीक है, क्लियर है ये आप लोग फिजिक्स में फिर से पढ़ोगे, पर ये 12th में पढ़ोगे, जब आप एटॉमिक पढ़ोगे फिर से, तो इस टाइप के इक्वेशंस आप फिर से पढ़ोगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारी डिस्कवरी हो गई, ठीक है, तीनों की। चलिए नेक्स्ट हैंड डालेंगे, अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। इस चैप्टर में तो हम नया मॉडल पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले हिस्ट्री तो जाने। अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, इसको भी शॉर्ट में लिखेंगे। सबसे पहला है, देखो फर्स्ट, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट इज जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन्स
मॉडल ऑफ एटम, शॉर्ट में लिखेंगे इसको भी, लिखो हाइफन डाल के। he proposed that he proposed that he proposed that an atom is a sphere of positive charge. An atom is a sphere of positive charge with electrons embedded in it. With electrons embedded in it. With electrons embedded, EMBEDDED, embedded in it. Full stop. Also he proposed that, he proposed that atom is electrically neutral. ये पॉइंट उनका करेक्ट था, है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे उनका, ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड कर देना। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर, एंड दीज आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह पे फिक्स है। दो लाइन में इसका ड्रॉबैक लिखते हैं, इस मॉडल का नाम भी लिख देना नीचे, प्लम पुडिंग मॉडल। यहां पे मैं अलग से सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, प्लम पुडिंग या वाटर मेलन मॉडल, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, दो लाइन में इसका ड्रॉबैक लिखते हैं नीचे, हो गया। The Thomson's model was rejected. The Thomson's model was rejected. The Thomson's model was rejected. क्यों रिजेक्ट हुआ था ये? नहीं मतलब पता कैसे चला था? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। अपन ने बात की थी ना कि रदरफोर्ड के रिजल्ट्स को समझा नहीं पा रहा था मॉडल, तो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो क्या लिखे आप लोग? इट वाज रिजेक्टेड as it could not explain the result of, as it could not explain the result of, as it could not explain the result of Rutherford's scattering experiments. Rutherford scattering experiment. Rutherford's scattering experiment. Rutherford's लिख लेना ना, उनका था वो एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड्स एपोस्ट्रोफी एस लिख कर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो, चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, एक नाम और लिखना ब्रैकेट में, न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल, देखिए यहां इन्होंने तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था ना, अभी तक तो न्यूक्लियस के बारे में तो इसके हम इस मॉडल में तो बात ही नहीं किए थे कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया है? रदरफोर्ड ने, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बीच से थोड़ा रिपल्शन मिला, तब उनको पता चला कि बीच में कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग इनसाइड द एटम जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो एटम बाहर से पॉजिटिव नहीं है, एटम के पास अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, और वही पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था। और क्यों न्यूक्लियस का नाम दिया? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। एम आई क्लियर? तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव ही हुआ ना, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है ना। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल आइफन डाल के इसमें लिखना। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड alpha particle scattering experiment. Rutherford performed alpha particle scattering experiment
on metals like गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, क्योंकि ये वाले मेटल्स थोड़े से मैलिएबल थे, पतले पतली शीट्स इनकी बन सकती है, इसलिए इन्होंने इसको लिया। ठीक है, मेटल्स लाइक गोल्ड, क्या लिखे, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। सम ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस आर some of his observations are point wise देंगे। फर्स्ट पॉइंट, most of the alpha particles passed through the metal foil, फॉइल समझते हैं ना, जैसे वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, वो भी बहुत पतली होती है ना, एल्यूमिनियम की फॉइल भी ले सकते थे, वो भी पतली होती है, तो उन्होंने गोल्ड की ही वैसी फॉइल बनाई थी। ठीक है, आज कर रहे होते एक्सपेरिमेंट तो एल्यूमिनियम की फॉइल बनाते, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट अंडरगोइंग बिना किसी डिफ्लेक्शन के, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनके एक्सपेरिमेंट का, few alpha particles underwent deflection through small angles, and last point, very few, अभी आपने इसमें few लिखा था, very few were deflected back at an angle greater than 90 degree, at an angle greater than 90 degree, तो आप एक्सपेरिमेंट का एक ही एटम को लेकर के ना हम स्कैटरिंग दिखाते हैं उनकी, है ना, एक ऐसा एटम बना लेना, बीच में उसके न्यूक्लियस बना देना और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बैठा देना। ठीक है, और काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स को ना इन गैप से लेके जाना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, बहुत सारी खाली स्पेसेस दिख रही होंगी, तो वहां से वो स्ट्रेट ऐसे पास हो रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ एकाध को आप इतने एंगल से डिफ्लेक्ट करवा देना, और कोई सिर्फ एक को, इसमें तो सिर्फ एक ही को लेना जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। हाँ है ना, डायग्राम। कंक्लूजन लिखते हैं, नीचे लिखेगा कंक्लूजन्स फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट,
फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम. सेकेंड पॉइंट, there must be a positively charged body, there must be some positively charged body inside the atom. तभी अंदर जाने के बाद डिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ. बाहर से डिफ्लेक्ट होता तो हम बोलते कि हाँ बाहर भी कुछ पॉजिटिव है. there must be some positively charged body inside the atom which is very small but heavy. समझ गए ना तीनों पॉइंट? पॉजिटिव है, छोटी है, पर हैवी है. जैसे छर्रा होता है ना, छर्रा देखे, बॉल बियरिंग साइकिल में होता है, और वो बॉल बियरिंग से अपन फ्रिक्शन कम करते हैं ना, तो कितना छोटा सा होता है, बट अगर आप एक हाथ में एक ही छर्रा रखो तो वो बहुत भारी लगेगा, बिकॉज बहुत सारा मास उसमें कंसंट्रेटेड होता है. तो बस वैसा ही न्यूक्लियस है आपका. ठीक है, तो स्मॉल है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, बट हैवी है. ठीक है, तो दो पॉइंट है इनके मॉडल के नीचे लाइन में लिखना. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, according to Rutherford's model of atom, according to Rutherford's model of atom, atom consists of two parts, atom consists of two parts, atom consists of two parts. फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस. फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस, हाइफन डाल के, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, हाइफन डाल के लिखेंगे, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, कैरीज पॉजिटिव चार्ज, carries positive charge, and in which entire mass of the atom is concentrated. Carries positive charge and in which entire mass of atom is concentrated. In which entire mass of the atom is concentrated. And second part क्या होगा? न्यूक्लियस को छोड़ के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं उसको. देखो सेकेंड पॉइंट में दूसरा पार्ट क्या होगा एटम का? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब एक पार्ट अपन ये बोल रहे हैं न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या? हाइफन डाल के लिखेगा, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, in which electrons are distributed, in which electrons are distributed. समझ आएगा? तो ये हमारे अर्लियर मॉडल्स हो गए. अभी बोर नहीं पढ़ेंगे है ना, देखिए बोर्ड से पहले डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर बोर में आएंगे. भले हम 9th में डायरेक्टली बोर पढ़ देते थे इसके बाद, बट यहां अपन पहले डेवलपमेंट पढ़ेंगे फिर बोर में आएंगे. वो भी एडवांस वाला मॉडल, मतलब बोर का फुल मॉडल पढ़ेंगे अपन. ठीक है, ओके. चलिए कुछ और चीजें अपन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, फिर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये सारी मैंने डेफिनेशन उस दिन डिस्कस करी थी एग्जांपल के साथ. उसको अपन ने लिखा नहीं था, उसको भी शॉर्ट में लिखते हैं. डालो हेडिंग नेक्स्ट. पहला हेडिंग डालना एटॉमिक मास एंड मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को मास नंबर ही बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है ना. तो हाइफन डाल के लिख लो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ये दोनों बराबर होते हैं. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? Z, कैपिटल Z. ठीक है,
और इसी के नीचे मास का भी डेफिनेशन लिख लो, एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास को ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। और ये क्या होता है, इट इज द मास नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों का मास 1 AMU होता है, 1 AMU 1 AMU। AMU में, ग्राम में तो अपन को पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 27 kg, समझ रहे हैं ना। तो अपन उसको दोनों को 1 AMU ले रहे हैं, क्योंकि वो मासेस याद करना मुश्किल है ना। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कैसे याद रखोगे, उससे अच्छा उसको 1 मान लो, ठीक है। ओके चलो डेफिनेशन लिखते हैं। पहला लिखो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स लिखो आइफन डाल के जल्दी से। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग क्या, हाँ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स या एटॉमिक मास। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, वही हाइड्रोजन वाला लिख लो एक एग्जांपल तो, 1H1 1H2 1H3। और उस दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या अलग होता है तीनों में, तो इलेक्ट्रॉन्स तीनों के पास 1 1 है, प्रोटॉन भी तीनों के पास 1 1 है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 1H1 में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो 0 1 -1 0। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, 2 -1 1 3 -1 2। और नाम क्या क्या दिए थे इसको याद है, प्रोटियम, हाँ ये आपका ड्यूट्रियम, और इसको नाम दिया था हमने ट्रीटियम। समझ गए क्या। सेकेंड डेफिनेशन आइसोबार्स, लिखो अपने से ही, लिख लो अपने से पूरा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मत लिखना है ना, अब क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कंप्लीट करो डेफिनेशन पूरी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, हाँ क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हैं तो एटॉमिक नंबर अलग अलग ही होंगे, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। Atoms of different element having different atomic numbers but same atomic mass. एग्जाम्पल लिख लो, आर्गन और कैल्शियम वाला, 18 20 40 40। ऊपर मास लिखते हैं, नीचे नंबर। किसी भी सिंबल को, मतलब किसी भी एलिमेंट का मुझे अगर सिंबल लिखना है तो ऊपर उसका एटॉमिक मास, नीचे उसका एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ये नया है आप लोग के लिए, है ना। आइसोटॉप आइसोबार तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, आइसोटोन्स आप लोग के लिए नया है। और एक और अपन क्या बात किए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। चलो आइसोटोन का डेफिनेशन लिखो पहले, आइसोटोन हाइफन डाल के लिखो, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which contains same number of neutrons, atoms of different element having same number of neutrons, same number of neutrons। डिफरेंट एलिमेंट इसलिए बोल रहे हो कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो न्यूट्रॉन तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, इससे डिफरेंट एलिमेंट्स। एग्जांपल लिखो इसके, कार्बन 6 14, ये कार्बन का आइसोटॉप है ना, हम तो 12 वाला भी पढ़े हैं, ये 14 कार्बन का आइसोटॉप है। ये हो गया नाइट्रोजन 7 15, ये नाइट्रोजन का आइसोटॉप, हमने 14 वाला पढ़ा है ना, तो ये 15 वाला क्या है, नाइट्रोजन का आइसोटॉप, ठीक है। एंड ऑक्सीजन 8 16,
बताइए तो तीनों में न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं? माइनस करके निकाल सकते हो न्यूट्रॉन, सुन रहे हैं? देखो एटॉमिक मास क्या होता है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, मास माइनस प्रोटॉन, मास माइनस प्रोटॉन, मास माइनस प्रोटॉन, मास माइनस प्रोटॉन, कितने हैं? 8 8 8। फॉलो कर रहे हैं? तो तीनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है ना, एक कार्बन का एटम है, एक नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का है। तो तीनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। ठीक है, एंड लास्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक लिख लीजिए, द स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्पीशीज कंटेनिंग, स्पीशीज बायो वाला स्पीशीज नहीं है ना, स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो नाम पड़ा ना आइसो इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी एग्जांपल दिया था मैंने, कुछ आयंस लिए थे अपन, है ना, लिख लो एग्जांपल सारे, O2 नेगेटिव कॉमा F नेगेटिव कॉमा N3 नेगेटिव कॉमा Na पॉजिटिव कॉमा Mg2 पॉजिटिव कॉमा Al3 पॉजिटिव कॉमा नियॉन, ऑल हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हो सबके पास? कैलकुलेट भी किए थे लास्ट क्लास में इसके तो। अरे नियॉन का तो बता दो। नियॉन तुम 10, नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे जो उसका एटॉमिक नंबर है वही तो होगा ना, कैसे कर रहे हो? फिर क्या नाइन्थ पढ़ाना पड़ेगा क्या? पहले 20 एलिमेंट्स, पहले 20 एलिमेंट्स के तो लिखा मैंने अभी तक सारे सिंबल्स। तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे कैसे करते हो यार? देखो, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, ये एटॉमिक नंबर्स लिख रहा हूं सबके, है ना। फिर नियॉन 10 है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 13, ये उनके एटॉमिक नंबर्स हैं। और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके अंदर। अब अगर मैं N3 नेगेटिव बोल रहा हूं, ध्यान दो इधर, अगर मैं N3 नेगेटिव बोल रहा हूं मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो अब N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अगर मैं O2 नेगेटिव बोल रहा हूं मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये भी 10 हो गया। मैं F1 नेगेटिव बोल रहा हूं मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये 10 हो गया। नियॉन को तो मैंने नियॉन ही लिया तो 10 हो गया। Na1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जितने नेगेटिव चार्ज उतने गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 में से 1 गया 10। Mg2 प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 में से 2 गया 10। और एल्यूमिनियम 3 प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13 में से 3 गया 10। ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं तो सोचा था ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं, सीधा डेवलपमेंट से चालू करते हैं, बट जरूरी है लिखवाना आप लोग को। खतरनाक हो आप लोग एकदम। ठीक है, हार्दिक सर मेरे को बोलते हैं ये लोग सब अच्छे बच्चे हैं। अब भव्या कहते मेरे को बोलते मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं बोला यहाँ तो बहुत सारी गलती करती है, एक भी कैलकुलेशन सही नहीं लेके आती है एक बार में। ठीक है, तो ये हमारे 9 तक का कंसेप्ट पूरा हो गया ना, जो अपन ने लास्ट क्लास में पूरा समझा था, आज हमने उसको पूरा लिख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन 11th में एंटर करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ऐसे क्या क्या डेवलपमेंट हुए कि बोर ने नया मॉडल निकाल दिया एटम का। रदरफोर्ड के मॉडल को खारिज करते हुए बोर ने नया मॉडल निकाला, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए थे जो रदरफोर्ड के समय नहीं हुए थे। तो एक एडवांटेज मिला बोर को, एंड बोर केम अप विद अ न्यू मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलिए थैंक यू।